नमस्कार दोस्तों, यस आर आर्ट एजुकेशन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करेंगे टीजीटी पीजीटी से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो कला के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। भारतीय कला के 6 तत्व के बारे में अध्ययन करेंगे आज। इसके पूर्व की क्लास हमारा था भारतीय चित्रकला के 6 अंक के बारे में हो चुका है, जिसे षडंग के नाम से भी जाना जाता है। इसका विस्तृत क्लास आप लोग को दे दिया गया है। तो आज की क्लास हमारा जो रहेगा भारतीय कला के 6 तत्व के बारे में रहेगा दोस्तों। और देर ना करते हुए आप सभी लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, और जो लोग नए हैं क्लास को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, जिससे और लोगों को हमारा क्लास मिल सके, जो आप लोग के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, बहुत ही योगदान मिलेगा इस नोट से, इस क्लास से। तो देर ना करते हुए आप लोग अपने मित्रों में, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। जितना अच्छा आप लोग की संख्या रहेगा, उतना हमें अच्छा लगेगा पढ़ाने में, और आप लोग को निरंतर मिलता रहेगा वीडियो सारे टॉपिक पे। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोग को ऑथेंटिक चीज़ दूं और बेहतर समझाने या पढ़ाने का प्रयास करूं, और जो आप लोग को मिले मैटर वो सही मिले, मेरा निरंतर प्रयास है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए आप लोग सभी लोग क्लास से जुड़ जाइए। अब क्लास प्रारंभ होता है टॉपिक से संबंधित। तो हमारा आज का है भारतीय चित्रकला के 6 तत्व। तो कौन कौन से 6 तत्व हैं? 6 तत्व हमारे जो हैं, रेखा है, रूप है, वर्ण है, वर्ण को रंग के नाम से भी जाना जाता है, तान है, पोत है और अंतराल। रूप, रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत, अंतराल। कहने का तात्पर्य है कि इन 6 तत्वों के अभाव में चित्रकला हमारा अधूरा रहता है। यदि इन 6 तत्व के किसी एक तत्व का अगर चित्रकला में अभाव अगर हो जाता है, तो हमारा चित्रकला पूर्ण नहीं होता, अधूरा हो जाता है। इसलिए इस सारे तत्वों पे हमें विशेष रूप से ध्यान देने की ज़रूरत है। आगे हम जानेंगे कला के 6 तत्व। रेखा है, रूप है, रूप को आकार भी कह सकते हैं, वर्ण, वर्ण को रंग के नाम से भी जाना जाता है, पोत, तान, पोत, अंतराल। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 है रेखा। रेखा को लाइन के नाम से भी जाना जाता है। रेखा किसे कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। रेखा चित्र व दृश्य को अभिव्यक्त करने का सबसे सरल और सबसे प्राचीन काल से चला आ रहा महत्वपूर्ण साधन है। कहने का तात्पर्य है कि चित्रकला में मित्रों, चित्रकार जो होता है, किसी भी चित्र को दर्शाने से पहले वो अपनी अभिव्यक्ति करता है, और वह सरल माध्यम है रेखा। रेखा के माध्यम से वो अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, जो प्राचीन काल से चला आ रहा है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण साधन बताया गया है। रेखा चित्र व दृश्य के द्वारा संप्रेषण की प्रारंभिक इकाई के रूप में कार्य करता है। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, रेखा के द्वारा चित्र व दृश्य के साथ साथ संप्रेषण मीन्स सूचना की भूमिका भी प्रारंभिक काल से या इकाइयों के रूप में हमें प्राप्त हुआ है। जैसे आप लोग ने देखा होगा कि प्रागैतिहासिक काल में जो भीमबेटका हो या पंचमढ़ी हो, होशंगाबाद हो, वहाँ से जो भी सारे चित्र आज के समय हमें रेखाओं के द्वारा, रंगों के द्वारा जो प्राप्त हैं, ये संप्रेषण प्रदान करती है। हमें आज जो देखने को सूचनाएं प्राप्त होती हैं, उस समय की काल की जो कला थी, उसके बारे में हमें बोध कराता है, या उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय मानव को जो ज्ञान था, इस लेवल पे ज्ञान था कि वो इस प्रकार की रेखाएं या इस प्रकार के रंग या इस प्रकार की कला का जो है वो कार्य करते थे।
तो संप्रेषण का भी कार्य करता है। और रेखा के द्वारा ही आपने देखा होगा कि भिन्न भिन्न प्रकार के आपके रोड मैप में, नक्शे में इंगित किए जाते हैं। जैसे आपका होता है तीर का निशान बना होता है, रोड पे चलते हैं तो किधर टर्न होना, किधर मुड़ना है, बोर्ड पे भी निशान दिखाया जाता है। तो संप्रेषित करने का या आपको सूचना देने का, बताने का प्रयास इस के माध्यम से किया जाता है, जो इस रूप में कार्य करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे रेखा की परिभाषा के बारे में। दोस्तों, रेखा की परिभाषा के बारे में जानेंगे कि रेखा किसे कहते हैं। रेखा दो बिंदुओं की सूक्ष्म या बीच की दूरी को कहते हैं। ऐसा भी एक प्रश्न पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। रेखा किसे कहते हैं, तो ऐसा पूछा जाता है रेखा किसे कहते हैं। तो रेखा दो बिंदु या दो बिंदुओं की सूक्ष्म दूरी या बीच की दूरी को रेखा कहा जाता है। रेखा भारतीय चित्रकला का मूल आधार रहा है। भावों को चित्र के रूप में व्यक्त करने की मानवीय इच्छा से रेखा का जन्म हुआ है। भारतीय चित्रकला में का मूल आधार रेखा होता है। अर्थात बताया गया है कि जो भारतीय चित्रकला है उसका जो प्रमुख आधार है, जो उसका मूल आधार है वो रेखा, भारतीय जो चित्रकला है वो रेखा पे आधारित है। आगे है भारत में प्रागैतिहासिक चित्रकला, गुफाओं की चित्रकला, पाल शैली, अभ्रंश शैली, राजस्थानी शैली या पहाड़ी शैली, सभी चित्रकला शैली में रेखा की प्रधानता रही है। तो कहने का तात्पर्य है मित्रों, हमारी जो कला है, हमारी जो चित्रकला है, वो भारतीय जो चित्रकला है प्रागैतिहासिक काल से लेकर, चाहे गुफा से लेकर हो या पाल शैली हो, अभ्रंश शैली हो, राजस्थानी शैली हो, पहाड़ी शैली हो, आज तक जो भी शैलियाँ देखने को मिली हैं भारत में, उसमें रेखा की प्रधानता मिला है। चाहे गुफाओं से संबंधित हो, चाहे वो ताड़पत्रों से संबंधित हो या कागज़ पे हो, रेखा प्रधान है। परंतु यूरोपीय चित्रकला में रेखा को प्रधानता ना देकर रंगों का प्रधानता दी गई। वहीं भारतीय कला में जो है रेखा को प्रधान माना गया है, और वहीं पर यूरोपीय चित्रकला में रेखा को प्रधानता ना देकर रंगों को प्रधानता दी गई है। तो ये ध्यान दीजिएगा आप लोग, भारतीय चित्रकला जो है वो रेखा प्रधान है और यूरोपियन जो चित्रकला है वो रंग प्रधान माना गया है। इस चीज़ को क्लियर कर लीजिए कि भारतीय चित्रकला जो है रेखा प्रधान है और यूरोपियन जो चित्रकला है वो रंग प्रधान माना गया है। पॉइंट नंबर हमारा अगला है, यहाँ पर रंगों के माध्यम से चित्रों में यथार्थता और भाव दिखाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात मित्रों, यूरोप में या यूरोपियन चित्रकला में रंगों के माध्यम से चित्रों में यथार्थता मीन्स वास्तविकता और भाव दिखाने का प्रयास किया जाता है। यूरोप में कहीं बाइजेंटाइन तथा यूनानी कला में रेखा के स्थान पर रेखा को महत्व दिया जाता है। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यूरोप में वहीं बाइजेंटाइन तथा यूरोपियन कला में रेखा के स्थान पर यूरोपियन कला में रंग के स्थान पर रेखा की महत्व दिया गया है। यूरोप में भी वहीं बाइजेंटाइन में यूनान की कला जो है वहाँ रंग के स्थान पर रेखा को महत्व दिया गया है। अगला हमारा है, बिंदु के विस्तार या बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहा जाता है। बिंदु के विस्तार या बिंदु के अंतहीन प्रयोग को रेखा कहा जाता है। अगला है,
रेखा गति, लंबाई या दिशा को प्रदर्शित करता है। रेखा क्या करता है? वो गति को प्रदर्शित करता है, लंबाई को, दिशा को आदि प्रदर्शित करता है। अगला है बिंदु दृश्य। बिंदु दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। बिंदु जो होता है वो दृश्य कला की सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य मित्रों, एक बिंदु से दो बिंदु जब रखा जाता है तो वहाँ से रेखा प्रारंभ हो जाता है, या एक बिंदु रखने से चित्रकला का आरंभ हो जाता है। बिंदु में कोई आयाम नहीं होता है। कहने का तात्पर्य है बिंदु का कोई आयाम नहीं होता है। आयाम का मतलब होता है जैसे एक घनाकृति ईंट होता है। ईंट में आपने देखा होगा छः आयाम होते हैं। ऊपर होता है, नीचे होता है, दोनों साइड होता है, आगे पीछे होता है। 6 आयाम होता है और दर्शक को, जो व्यक्ति उसे देखता है, केवल 3 ही आयाम को देख पाता, उसे कहते आयाम। लेकिन बिंदु का कोई आयाम नहीं होता है। रेखा मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। रेखा जो हम मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। रेखा के बारे में अध्ययन करेंगे कि रेखा कितने प्रकार के होते हैं। तो रेखा के बारे में जानेंगे कि रेखा मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है सरल रेखा होता है। सरल रेखा जो किसी माध्यम से खींचा जाता है, किसी यांत्रिक माध्यम से, जैसे स्केल से, चांद से, गोला प्रकार से, जो किसी माध्यम से खींचा जाता है उसे ज्यामितीय रेखा कहा जाता है। स्थापत्य रेखा या औपचारिक मीन्स शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा फिर जो रेखाएं खींची जाती हैं उसे हम औपचारिक रेखा कहते हैं, या ज्यामितीय रेखा कहते हैं, या स्थापत्य रेखा कहते हैं। दूसरा हमारा है वक्र रेखा। तो सरल रेखा हो गया। सरल रेखा खींचा जाता है किसी यंत्रों के माध्यम से, जो खींचा जाता है उसे सरल रेखा कहते हैं। वक्र रेखा, वक्र रेखा होता है अनौपचारिक रेखाएं होती हैं। वक्र रेखा होता है अनौपचारिक रेखा होते हैं। अनौपचारिक रेखा अर्थात रेखा के अभाव में किसी भी आकार का अभिव्यक्ति नहीं किया जा सकता है या नहीं हो सकता है। रेखा के अभाव में किसी भी आकार का अभिव्यक्ति नहीं हो सकता है। तो मित्रों, यहाँ पर जो सरल रेखा है, जैसे हमने कहा कि ये आपको जो है किसी भी यंत्र के द्वारा खींचा जाता है, जैसे स्केल है, गोला प्रकार है, चाँदा है, सब के माध्यम से, अर्थात इसके द्वारा हम आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि बना सकते हैं। वक्र रेखा होता है जो अनौपचारिक रेखा होता है। रेखा के अभाव में किसी भी आकार का अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है। तो ऐसी रेखाओं को, अंतर्निहित रेखाओं को फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। अर्थात कभी कभी ऐसा भी होता है, देखा गया है कि 2 या 2 से अधिक बिंदुओं के बीच कोई वास्तविक रेखा नहीं होती है। तो ऐसे रेखाओं को अंतर्निहित रेखाएं या फ्लैट लाइन भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम कह सकते हैं कि 1 बिंदु रखा, 2 बिंदु रखा, 3, 2 बिंदु रखे या 3 बिंदु रखे, तो ये तीनों बिंदु के बीच में जो रेखाएं जो हमें देखने को प्राप्त होती हैं, इंगित कर रहा है कि ये बिंदु से ये बिंदु तक एक रेखा कंप्लीट हुआ,
और इस बिंदु से इस बिंदु तक रेखा, इसे हम फ्लैट रेखा, वो रेखा दिखता नहीं है, वास्तविक रेखा नहीं दिखता है, लेकिन उसे हम फ्लैट रेखा मान लेते हैं कि ये बिंदु इधर संकेत कर रहा है, इधर से रेखा जा रहा है। इसी क्रम में हमारा आगे है, अगला हमारा है नंबर 1 औपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा या सरल रेखा जिसे कहते हैं, ये रेखाएं ज्यामितीय किसी यंत्रों की सहायता से जो दृश्य बनाई जाती हैं, इसमें प्रायः भवनों के चित्र या नक्शे बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि इस रेखा के माध्यम से कोई नक्शा या कोई भवन का नक्शा, स्ट्रक्चर वगैरह बनाए जाते हैं, तो हाँ, जिसको जो है किसी यंत्रों के द्वारा माप तौल कर जो है नापा जाता है। जैसे आयत हो गया, वर्ग हो गया, त्रिभुज हो गया, वृत्त हो गया, आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि आते हैं। ये औपचारिक रेखा होता है, हम शैक्षिक गतिविधियों के द्वारा मकानों में करते हैं, भवन निर्माण के समय करते हैं, या नक्शा बनाते समय करते हैं, या ज्यामितीय माध्यम से करते हैं। इस क्रम में हमारा अगला है अनौपचारिक रेखा। अनौपचारिक रेखा को वक्र रेखा भी कहा जाता है। अनौपचारिक रेखा को व्यवहारिक रेखा भी कहा जाता है। व्यवहारिक रेखा में कहने का तात्पर्य होता है कि चित्रकार दृश्य बनाते समय या चित्र बनाते समय उसको जैसी रेखा की ज़रूरत पड़ती है वो फ्री हैंड स्केच करता है, या अपने हाथों के द्वारा वो कोमल रेखा, लहर रेखा, मोटी रेखा, पतली रेखा, चक्र रेखा, जैसी भी उसकी व्यक्ति की आवश्यकता होती है वैसे रेखा का वो प्रयोग करता है, जिसे अनौपचारिक रेखा कहा जाता है। ये रेखाएं बिना किसी यंत्रों की सहायता के स्वयं के हाथों, चित्रकार के स्वयं के हाथों से स्वतंत्र रूप से रेखा खींची जाती हैं। जैसे ये आपकी लहरदार पतला रेखा हो गया, ये लहरदार आपकी मोटी रेखा हो गई, ये चक्राकार रेखा हो गया, ये और मोटी रेखा हो गया, ये पतला। तो कहने का तात्पर्य है कि जिसे हम अलग अलग भावों से जानते हैं, कोमल रेखा, गतिशील रेखा, लहरदार रेखा, मोटी रेखा, पतली रेखा, अथवा विभिन्न प्रकार के भाव वाली हो सकती हैं, अथवा विभिन्न प्रकार के प्रभाव वाली हो सकती हैं। तो जितने भी रेखाएं हैं सब अपने अपने अलग अलग प्रभाव या अपने अपने अलग जो है रूप प्रदर्शित करते हैं। नोट में हम पढ़ेंगे सरल रेखाएं कठोर का प्रभाव और वक्र रेखाएं कोमलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो सरल रेखाएं हैं वो कठोरता का, चूँकि जब स्केल के द्वारा कोई रेखा खींचा जाता है तो सीधी रेखा होती है, वो जो प्रभाव उत्पन्न करती है वो कठोरता का उत्पन्न करती है। और वक्र रेखा जो होता है हाथों से खींचा जाता है, जिसमें लय होता है, जिसमें लहर होता है, जिसमें कोमलता होता है, जिसमें आकर्षण होता है, उसे कोमल रेखा उत्पन्न करने वाला बताया जाता, प्रभाव प्रदान करने वाला। जैसे अजंता के भित्ति चित्र में वक्र रेखा के द्वारा श्रेष्ठतम उदाहरण मिलते हैं। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जो अजंता में कार्य हुआ है, अजंता के चित्र जो बने हैं वे वक्र रेखा या अनौपचारिक रेखा का वहाँ पे प्रयोग हुआ, श्रेष्ठतम कार्य हुआ, उदाहरण प्राप्त होते हैं। पर्सी ब्राउन के अनुसार पूर्वी देशों की कला रेखा प्रधान तथा पश्चिम देश का कला रंग तथा छाया प्रकाश प्रधान माना गया। अर्थात मित्रों, पर्सी ब्राउन ने कहा है कि पूर्वी देश हैं वहाँ पे, जैसे भारत है आपका पूर्वी देश है, तो जो पूर्वी देश है वहाँ पे रेखा प्रधान है, और जो पश्चिमी देश है वहाँ पे आपका जो है रंग प्रधान या प्रकाश प्रधान माना गया है।
इसी क्रम में अगला हम पढ़ेंगे रेखा के प्रकार और उनके प्रभाव। तो मित्रों, रेखा कितने प्रकार के होते हैं और उन सभी रेखा के जो प्रभाव होते हैं, जो भाव उत्पन्न करते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो रेखा के 7 प्रकार और 7 प्रकार के प्रभाव माने गए हैं। रेखा 7 प्रकार के माने गए हैं और उनके प्रभाव भी जो है 7 प्रकार के ही माने गए। तो हमारा पहला पॉइंट है नंबर 1, सीधी खड़ी हुई रेखा। कहने का तात्पर्य है सीधी खड़ी हुई रेखा लंब रेखा को कहा जाता है। जैसे ये रेखा बनाया गया है, देखिए, तो ये सीधी खड़ी हुई है। इस सीधी खड़ी हुई रेखा को क्या कहा जाता है? लंब रेखा, लंब रेखा कहा जाता है। लंबी रेखा हो गया। दूसरा हमारा है पड़ी हुई रेखा। पड़ी हुई रेखा या आधार रेखा। तो जैसे देख लीजिए आप लोग, पड़ी हुई रेखा को क्षैतिज रेखा भी कहा जाता है। ये गलत है। पड़ी हुई आधार रेखा जिसे क्षैतिज रेखा के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ व्यक्ति है, कोई सामान रखा हुआ है, तो उसे पड़ा कहा जाता है कि पड़े हैं, या जो है क्षैतिज के रूप में जाना जाता है। तीसरा है कणवत रेखा। कणवत रेखा हम कहते हैं जो आपको 60 डिग्री होता है, 60 झुका होता है आपका, उसे कणवत रेखा कहते हैं। आगे आपको इसके भाव भी बताए जाएंगे। इसके बाद कोणीय रेखा। कोणीय रेखा जैसे कोण बनता है, ये कोण आपका है 60 डिग्री। आपका पांचवा जो है एक पुंज रेखा। एक पुंज होता है, एक बिंदु होता है और उसके चारों तरफ उसके प्रकाश जाते हैं, फैलते हैं, जैसे सूरज की किरणों की तरह कि चारों दिशाओं में वो रेखाएं फैलती हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश फैलते हैं चारों दिशाओं में, उसी के समान। अगला छठवां वर्तुलाकार रेखा या चक्राकार रेखा। जैसे ये आपने देखा है, इस क्रम में ऐसे ऐसे आगे बढ़ना, ठीक। तो ये चक्राकार रेखा या वर्तुलाकार रेखा कहा जाता है। ये सारे रेखाओं का अलग अलग प्रभाव है। सातवां है प्रवाह रेखा। प्रवाह रेखा में जैसे कोई चीज़ प्रवाहित हो, जैसे आपका नदी होता है, ऐसे ऐसे टेढ़ी मेढ़ी जो है प्रवाहित होता है। नदी के बहते क्रम को माना गया है प्रवाह रेखा। अब हम लोग भाव जानेंगे। हमने रेखा तो पढ़ लिया, रेखा को समझ लिया, रेखा किस प्रकार से कौन सी रेखाएं होती हैं। अब रेखा के भाव जानेंगे। नंबर 1 आपका है लंबवत रेखा के प्रभाव या लंब रेखा के प्रभाव। तो लंब रेखा हमारा जो पहला था उस तरफ पढ़ चुके हैं। तो लंबवत रेखा ऊंचाई को, जैसे ये लंब है, ऊंचाई को दर्शाता है, गौरव को। जिस देश का जो है, चाहे सैनिक डटे हों या वहाँ की जीडीपी मतलब ऊंचाई पे पहुँच गया हो, तो ये देश के लिए गौरव की होती है या देश के लिए बेहतर होता, अच्छा होता है। या सुदृढ़ता, सैनिक डटे होते हैं, खड़े होते हैं बॉर्डर पे, ये सुदृढ़ता का परिचय होता है। ऊर्ध्वा गति, शक्ति, संतुलन, उच्चवत, प्रतिष्ठा, महत्वाकांक्षा स्थापित आदि करता है। अर्थात ये लंब रेखा जो होता है, जैसे हमारे देश का तिरंगा, हमारे देश का जब तिरंगा जो है सीधे खड़ा होकर लहराता है, तो हम लोग के लिए गौरव की बात होती है।
और बहुत ही सुदृढ़ता से हम लोग अपना जो है साहस दिखाते हैं और ये प्रतिष्ठा बढ़ता है, महत्वाकांक्षा बढ़ता है, स्थापित होता है। ये सारी चीज़ भाव रेखा के द्वारा स्थापित करता है। हमारा दूसरा है पड़ी हुई रेखा। पड़ी हुई रेखा जिसे क्षैतिज रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो पड़ी हुई रेखा ये देखिए बनाया गया है, ये पड़ी हुई रेखा है। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ सोया हुआ है, पड़ा हुआ है, ठीक, तो ये पड़ी हुई रेखा ऐसा कहा जा सकता है। यह रेखा लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती है, अर्थात ये आधार प्रदान करता है लंब रेखा को। क्षैतिज रेखा जो होता है लंब रेखा को आधार प्रदान करती है, अर्थात इसका जो भाव है जैसे विश्राम। व्यक्ति कोई सोया होता है तो विश्राम की मुद्रा में होता है। विश्राम, निश्चलता में वो निश्चित होकर सोता है। निष्क्रियता, वो निष्क्रिय होता है, वो सक्रिय नहीं होता। कोई आ रहा है कोई जा रहा है उससे कोई मतलब नहीं। शांति, अर्थात वो शांति मुद्रा में होता है। अस्थायी रूप आदि होता है, अर्थात इस क्षैतिज रेखा का जो प्रभाव होता है ये विश्राम होता है। निश्चलता, वो निश्चित होता है। निष्क्रियता होता है, निष्क्रिय होता है और शांत होता है और अस्थायी रूप में भाव उसका दिखाई देता है, होता है। इसी क्रम में हमारा अगला है, तीसरा है मित्रों कणवत रेखा के प्रभाव। कणवत रेखा के जो प्रभाव है, जो ये रेखा आप देख रहे हैं कणवत रेखा जो तिरछे 60 डिग्री जो झुका हुआ है, तो कणवत रेखा के जो प्रभाव हैं, इस रेखा का प्रभाव जैसे गति, नाटकीयता, क्रियाशीलता, व्याकुलता, उत्तेजना आदि उत्पन्न करता है। ये रेखा कई भाव उत्पन्न करते हैं, जैसे गति भी करता है, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से जाता है। नाटकीय रूप में भी प्रदर्शित की जाती है। क्रियाशीलता और व्याकुलता, ये व्याकुलता को ज़्यादा प्रभावित करता है। जैसे आपने देखा होगा कि यदि हमारे देश की जीडीपी हो, वो जब गिरने लगता है इस रूप में हो जाता है, लंब रेखा ना होकर, इस आकार में ना होकर, जब ये घटने लगता है तो लोग व्याकुल होने लगते हैं। या कोई भी चीज़ें जब हमारा गिरने लगता है, मान सम्मान हो, हमारे देश का तिरंगा हो, उस रूप में जब होता है तो व्याकुलता का प्रतीक होता है, भाव होता है, अर्थात उत्तेजना, उसके प्रति लोग उत्तेजित हो जाते हैं। इसी क्रम में अगला है चौथा कोणीय रेखा के प्रभाव। कोणीय रेखा होता है, इसके प्रभाव अलग होते हैं। ये रेखाएं गति परिवर्तन करने में सहायक होती हैं, जैसे असुरक्षा, अस्पष्टता, आघात, व्याकुलता, संघर्ष आदि आते हैं। तो दोस्तों कोणीय रेखा जो होता है ये आपको जो भाव प्रकट करती है रेखाएं, असुरक्षा, अस्पष्टता, आघात, व्याकुलता, संघर्ष आदि को प्रभावित करता है या प्रभाव दिखाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में अगला हमारा है पॉइंट, रेखा 7 प्रकार हैं। तो 5वां जो रेखा हमारा है एक पुंज रेखा के प्रभाव। एक पुंज जो रेखा होते हैं उसके प्रभाव होते हैं जैसे प्रकाश, प्रसार, शक्ति, एकता, स्वच्छंदता, शोभा, स्वादेश, प्रेम, अभिलाषा, विस्तार आदि आते हैं। तो ये रेखाएं जो होती हैं इस प्रकार के प्रभाव जो है उत्पन्न करते हैं। प्रकाश, प्रसार, शक्ति, एकता, स्वच्छंदता, शोभा, स्वादेश, प्रेम, अभिलाषा, विस्तार आदि आते हैं इसके प्रभाव। इसी क्रम में अगला 6वां हमारा रेखा है। 6वां रेखा हमारा जो है चक्राकार या वर्तुलाकार रेखा के प्रभाव।
चक्राकार या वर्तुलाकार रेखा के प्रभाव, जो ऐसे इस तरीके से जो है आपने देखा एक गोल गोल में बढ़ते क्रम में घूम रहा है, तो इसका जो प्रभाव होता है इस रूप में होता है, लयपूर्ण होता है और गति होता है। गति का मतलब होता है वो कभी ना ख़त्म होने वाला प्रक्रिया है, वो जो निरंतर अपने ध्रुव पे वो चक्कर वैसे काटता रहता है। जैसे मानव जीवन है, मानव जीवन हजारों साल पूर्व से लेकर आज तक जीवन मरण का एक चक्र है जो वर्तुलाकार है या चक्राकार है, जो चलता रहता है। एक व्यक्ति जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जीवन यापन करता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, फिर पुनः जन्म होता है, फिर वैसे चलता रहता है। इसी को कहते हैं चक्राकार जीवन या चक्राकार रेखा। तो लयपूर्ण, गति, भ्रम आदि उत्पन्न करता है। अगला हमारा 7वां रेखा है प्रवाह से रेखा के प्रभाव। प्रवाह के द्वारा रेखा के जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, जैसे लवण, लवण मीन्स होता है सुंदर, लवण सुंदर, मधुर, निरंतर, प्रवाह आदि। तो ये जो होता है सुंदर रेखा होता है, अर्थात चित्रकार जब अपने दृश्य में, अपने चित्र में इस रेखा का भरपूर प्रयोग करने का प्रयास करता है या अपने चित्र में लवण दिखाने का प्रयास करता है, चित्र को सुंदर दिखाने का प्रयास करता है, चित्र को मधुर दिखाने का प्रयास करता है, ये निरंतर प्रवाह आदि दिखाने का प्रयास करता है। ये रेखा जो है प्रवाह रेखा, ये सौंदर्य को व्यक्त करते हैं, लवण को व्यक्त करते हैं, मधुरता को व्यक्त करती हैं, ये प्रभाव उत्पन्न करती हैं। रेखांकन, रेखांकन क्या है मित्रों? रेखांकन की परिभाषा को जानेंगे। मूलतः एक वर्गीय रेखाओं द्वारा किए गए अंकन को रेखांकन कहते हैं। इसमें चित्र को बारीकी को बनाई जाती है या बारीकी से बनाई जाती है। अगला है शीघ्रता से किए गए अंकन को रैपिड स्केच या त्वरित रेखांकन कहा जाता है। इसमें चित्रों को बारीकी से नहीं दिखाया जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, रेखांकन दो प्रकार से होते हैं। रेखांकन की यदि हम परिभाषा की बात करें तो एक वर्गीय रेखांकन का तात्पर्य होता है, इसका तात्पर्य होता है कि रेखाओं के द्वारा हम किसी चित्र को बनाते हैं तो बहुत बारीकी से बनाने का प्रयास करते हैं, बहुत बारीकी से दिखाने का प्रयास करते हैं, स्पष्टता दिखाने का प्रयास करते हैं। वहीं शीघ्रता से किया गया रेखांकन को हम लोग स्केच कहते हैं या रैपिड स्केच के नाम से जानते हैं या त्वरित रेखांकन भी कह सकते हैं। ये चित्रों की बारीकी को ना देखते हुए भाव को दिखाने का प्रयास करता है, अर्थात रूप को दिखाने का प्रयास करता है ये रेखा। जैसे कोई चित्रकार होता है, आपने देखा होगा कि फाइन आर्ट वाले कहीं कहीं स्टेशन वगैरह पे दिल्ली या बनारस BHU के स्टूडेंट हैं, स्टेशन पे देखेंगे कि वो बहुत जल्दी जो है किसी व्यक्ति को जाते हुए कुछ करते हुए वो स्केच कर देते हैं। तो उसमें बारीकियों को नहीं दिखाते हैं कि आँख को बहुत स्पष्ट से दिखाएं, बाल को बहुत स्पष्ट से दिखाएं या उनके किसी अंग को बहुत स्पष्ट से दिखाएं, बहुत सुंदर दिखाएं। तो ये शीघ्रता से जो करते हैं रैपिड स्केच में, ये मतलब जो है बारीकियों को नहीं दिखाने का कार्य करते हैं, और वहीं जो है एक वर्गीय रेखांकन के द्वारा उसमें बारीकियों को दिखाने का प्रयास किया जाता है। आगे हम जानेंगे रेखांकन 8 प्रकार की होती हैं। आगे हम पढ़ चुके हैं रेखाएं 7 प्रकार की होती हैं और 7 प्रकार के रेखा के भाव को भी हम लोग ने अध्ययन किया। अब हम पढ़ेंगे रेखांकन जो है 8 प्रकार की होती हैं। तो मित्रों, इसके पूर्व हम लोग ने अध्ययन किया कि रेखाएं 7 प्रकार की होती हैं और उनके भाव भी 7 प्रकार के होते हैं। तो ये रेखांकन 8 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे स्वतंत्र रेखांकन, जैसे कलाकार होता है वो स्वतंत्र होता है, उसके मन में जो भी विचार आते हैं, जो भी भाव आते हैं, वो जो भी सारी चीज़ें अपने पेन या पेंसिल से या किसी के माध्यम से वो जो भी सारी चीज़ें बना देता है, उसे कहते हैं स्वतंत्र रेखांकन। स्मृति रेखांकन, कोई चीज़ें उसके मन में पहले से स्मृति हो,
कोई चीज़ें वो मतलब उसके दिमाग में बैठा हुआ हो और उस चीज़ को व्यक्त करने का प्रयास करता है। जैसे कहीं पर गया है, कोई दृश्य देखा है, देखकर आया है, वो चीज़ उसके मन भाव को प्रभावित कर रहा है कि इस चीज़ को बना दें, तो उसे स्मृति रेखांकन कहते हैं। वो सोचकर या कल्पना करके उस चीज़ को बना देता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, किसी चीज़ की प्रतिरूपी देखकर उसको जो है रूपात्मक रेखांकन के द्वारा बना देना। यांत्रिक रेखांकन हम उसे कहते हैं, यंत्रों की मदद से, जैसे गोला प्रकार के माध्यम से, चांदा के माध्यम से, स्केल माध्यम से हम लोग त्रिभुज है, आयत है, वृत्त है, गोला है, वर्ग है आदि बना देते हैं। इसे यांत्रिक रेखांकन कहते हैं। जैसे हम लोग अल्पना बनाते हैं, साड़ी का किनारा बनाते हैं, इसमें हम लोग ज्यामितीय माध्यम से बनाते हैं, गोला प्रकार से बनाते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं कि हम लोग स्केल से बनाते हैं, इसलिए यांत्रिक रेखांकन कहा जाता है। सीमांत रेखांकन, सीमांत रेखांकन किया जाता है जब चित्र बना दिया जाता है तो उसके साइड में, उसके बगल से, उसके पीछे से एक सीमांत रेखांकन बनाए जाते हैं, जिसे कहते हैं बॉर्डर। चित्र बनाने के बाद एक सीमा रेखा के द्वारा उस चीज़ की बॉर्डर बनाई जाती है, जो चित्र को उभार देने का कार्य करता है। सांकेतिक रेखांकन, सांकेतिक रेखांकन मीन्स होता है, जैसे आपने यातायात के नियमों में विभिन्न प्रकार के संकेतों के बारे में, यातायात के नियमों में आपने देखा होगा कि सांकेतिक रेखांकन होते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के संकेत होते हैं कि राइट मुड़ना है कि लेफ़्ट मुड़ना है, कि आगे सकरा है कि चौड़ा है, कैसा है, क्या मतलब वो सारे रेखाओं के द्वारा जो है किधर मुड़ना है किधर नहीं, किस प्रकार ये रास्ता का आकार है, वो संकेतों के द्वारा आपको मिलता रहता है। वस्तु रेखांकन, वस्तु रेखांकन मीन्स किसी वस्तु को रेखांकन करने को वस्तु रेखांकन कहते हैं। प्रकृति रेखांकन, प्रकृति रेखांकन मीन्स नेचर को उतारने का, प्रकृति को उतारने का, जो अर्थात ऐसा कहा जाए कि जिसमें सारे प्रकार के रेखाएं आ जाती हों, उसे प्रकृति रेखांकन कहा जाता है। नोट में रेखा के बारे में कुछ बताया गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन सभी रेखाओं के द्वारा, जो आपने रेखांकन 8 प्रकार के रेखांकन के बारे में पढ़ा, उसके बारे में जानेंगे। इन सभी रेखाओं के द्वारा चित्र का निर्माण रूप के साथ साथ भाव, अनुपात, प्रमाण, लय आदि का बोध होता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, ये रेखाएं जो आपके हैं, ये चित्र का निर्माण करते समय साथ साथ ही उसके भाव क्या है, क्या बनाया गया है, साधु का बनाया गया है या डकैत का बनाया गया है, या किसी भी रूप में महात्मा का बनाया गया है, राजा का बनाया गया है, प्रजा का बनाया गया है, तो भाव भी उत्पन्न होते हैं, या अनुपात भी उसके जो हैं, या प्रमाण भी, लय भी आदि सभी का बोध कराता है। आगे हम पढ़ेंगे। स्वतंत्र रेखांकन, स्वतंत्र रेखांकन हमने पढ़ चुका, अब उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। स्वतंत्र रेखांकन क्या है? किसी वस्तु को प्रथम दृश्य को देखने के बाद मस्तिष्क पर पड़ने वाले प्रभाव को रेखांकन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, किसी वस्तु को हम देखते हैं, पहली बार देखते हैं, और उसके बाद में हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में वो रूप छप जाता है, अर्थात वो प्रभाव को हम लोग रेखांकन के द्वारा प्रकट करते हैं। यह चित्रण विधि यूरोपीय चित्र कांडिस्की का चित्रण विधि के समीप माना गया। अर्थात कहने का तात्पर्य है, यह चित्रण विधि जो है, यह कार्य विधि जो है, यूरोपीय चित्रकला में जो कांडिस्की जो विद्वान थे, चित्रकार थे, उनके द्वारा चित्रण विधि के समीप माना गया है। अगला है स्मृति रेखांकन। स्मृति रेखांकन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के रेखांकन में पूर्व में दिखी हुई
आकृतियों को वर्तमान में बिना देखे हूबहू चित्रण व चित्रणकार करता है। कहने का तात्पर्य है, व्यक्ति जब किसी स्थान पर जाता है और कोई ना कोई दृश्य या कोई ना कोई चीज़ उसे मन में या उसके आँखों में वो दृश्य बैठ जाता है, देखा हुआ होता है आकृति, जब वो आगे चलकर या कभी ना कभी उसके दिमाग में ये चीज़ आता है कि वो चीज़ ऐसा था, उस चीज़ को बनाने का प्रयास करता है। वर्तमान समय में बिना देखे हुए उस चीज़ को देखा है, 2 महीने पहले, 2 दिन पहले देखा, 6 दिन पहले देखा, 10 दिन पहले देखा, तो उस चित्र को वो अपने माइंड में सोच सोच कर हूबहू चित्रण करने का प्रयास करता है। उसे कहते हैं स्मृति रेखांकन, अर्थात उसके मस्तिष्क में, उसके दिमाग में, उसके नज़र में वो दृश्य जो है छाप ले लिया है, वो छप गया है, उस चीज़ को आसानी से हूबहू बना लेता है या बनाने का प्रयास करता है। प्रतिरूपांकन रेखांकन, अर्थात प्रतिरूपांकन रेखांकन के बारे में जानेंगे। इस प्रकार के रेखांकन में हम सामने जैसा देखते रहते हैं, ठीक वैसा ही ठीक उस प्रकार से चित्रण करते हैं, जिसे नकल करना या प्रतिरूपांकन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, प्रतिरूपांकन रेखांकन को ये आसानी भाषा में समझा जाए तो जैसे कोई व्यक्ति होता है और सामने वाले व्यक्ति को बैठकर और देखकर उस व्यक्ति को ठीक उसी प्रकार से बनाने का प्रयास कर रहा है, उसकी नकल कर रहा है, उसे प्रतिरूपांकन कहा जाता है। इसी क्रम में अगला है यांत्रिक रेखांकन। यांत्रिक रेखांकन क्या है? इस प्रकार का रेखांकन यंत्रों की सहायता से खींची जाती है या किया जाता है, जिसमें कलात्मक प्रभाव ना होकर कठोरता का प्रभाव दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, यांत्रिक रेखांकन जैसे कहा गया कि यंत्रों के द्वारा खींचा गया रेखा के द्वारा जो आकृतियाँ बनती हैं या जो रूप प्रदान होता है, उसमें कलात्मक प्रभाव नहीं दिखता है, अर्थात वह कठोरता के प्रभाव में दिखाई देता है। जैसे आयत है, वर्ग है, त्रिभुज है, वृत्त आदि हैं, ये सभी रूप हैं, ये सभी यंत्रों के द्वारा खींची गई रेखांकन हैं जो कलात्मक प्रभाव नहीं उत्पन्न करती है, ये रूप प्रदान करता है जो कठोर के रूप में होता है, कठोर प्रभाव के रूप में होता है। इसी क्रम में अगला है प्रकृति रेखांकन। दोस्तों, प्रकृति रेखांकन के बारे में जानेंगे। इसके अंतर्गत फल, फूल, पत्तियाँ, नदी, पेड़ पौधे, झरने, पर्वत, बादल आदि का चित्रण किया जाता है। अर्थात प्रकृति रेखांकन में मित्रों प्रकृति से जुड़े हुए सारे जैसे जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, नदी, घाटी, पहाड़ी, झरना, जो भी सारी चीज़ें, पर्वत, बादल आदि, समुद्र आदि आते हैं, ये सारे प्राकृतिक रेखांकन के भाव प्रकट करते हैं। इसी क्रम में हमारा 6वां है सीमांत रेखांकन। सीमांत रेखांकन के बारे में जानेंगे। जब प्रकृति अथवा वस्तु में कोई सीमा रेखा नहीं होता है, परंतु प्रकाश ना अंधकार के कारण हमें रेखा का आभास होता है, वस्तु के आकार का बोध होता है, इसे बाह्य आकार की चित्रतल पर अंकित करने को सामंत रेखांकन कहा जाता है। कहने का तात्पर्य है मित्रों, जैसे जब कोई प्राकृतिक अथवा वस्तु में कोई सीमा रेखा नहीं होता है, जैसे बॉर्डर नहीं बनाया जाता है, परंतु प्रकाश ना अंधकार के कारण रेखा का आभास होता है, वस्तु के आकार का
बोध होता है। इस बाह्य आकार के चित्रतल पर अंकित करने को सीमांत रेखा कहा जाता है। कहने का तात्पर्य मित्रों, जैसे कोई चीज़ होता है, चित्र हमारे बनाए जाते हैं, चित्र के जो आउटलाइन बनाई जाती है, जो बाहर से बनाया जाता है चित्र के रंग के साइड से, उसे सीमांत रेखा कहा जाता है, जिसे आउटलाइन या बॉर्डर भी कह सकते हैं, आउटलाइन कह सकते हैं, जो चित्र को और स्पष्ट करते हैं। अगला है 7वां है सांकेतिक रेखांकन। सांकेतिक रेखांकन क्या है दोस्तों? यह प्रत्यक्ष चित्रण की एक विधा है। यह प्रत्यक्ष चित्रण की एक विधा है। चित्रभूमि पर वस्तु तथा धरातल के आयतन को जानने के लिए इसे अंकन की पद्धति का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा है कि सांकेतिक रेखांकन मित्रों, मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि हम लोग यातायात करते समय आपने देखा होगा कि सीधे अगर तीर बना है तो सीधे जाना है, या आपको इधर मुड़ना है तो लेफ़्ट राइट या मुड़ना है तो तीर इस तरह से टर्न होकर जो है वो मुड़ते हैं, या जिस भी प्रकार से वो रेखांकन दिखाए जाते हैं उसे भाव उत्पन्न होते हैं, उसे हमें बोध होता है या ज्ञान होता है उस दिशा का या उस वस्तु का। जो सांकेतिक रेखांकन माना जाता है। 8वां है वस्तु रेखांकन। वस्तु रेखांकन को हम लोग स्ट्रीट लाइफ भी कह सकते हैं। जैसे आपने जो बालक ग्रेजुएशन किए होंगे तो बीए करते समय, कला से फाइन आर्ट से बीए करते समय स्ट्रीट लाइफ आपका एक फर्स्ट आपका प्रैक्टिकल होता है, जो बीए पार्ट 1 में आपको देखने को मिलता है। यदि हम वस्तु के समूह को प्रत्यक्ष रखकर चित्रतल में संयोजित करके रेखांकन करना होता है तो उसे हम वस्तु रेखांकन कहते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, हम वस्तु रेखांकन उसे कहते हैं जो स्टिल लाइफ होता है। स्टिल लाइफ मीन्स बहुत सारे समूह, जैसे आपने देख रहे हैं यहाँ पे बाल्टी में बनाने का प्रयास किया हूँ। बाल्टी है, ये आपका जो है ये भगोना है, एक गिलास है पानी भरा हुआ है, ये सुराही है, ये पीछे प्लेट थाली है और कुछ छोटे छोटे वस्तुएं। तो कहने का तात्पर्य ये सामूहिक जो वस्तुओं का जो है, जो बर्तनों का रूप दिखाया गया है, इसे वस्तु रेखांकन कहा गया है। और इसमें ये भी ध्यान दिया जाता है जो सबसे पास की वस्तु होती हैं उसे बड़ा भी दिखाया जाता है, जो पीछे की वस्तुएं होती हैं उसका आकार छोटा दिखाया जाता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये चित्र आप लोग देख लीजिए, जो समझने में बहुत सहयोग मिलेगा। इसी क्रम में हमारा अगला है पॉइंट, इसमें जो वस्तु पास होती हैं उस चित्र को बनाते समय आगे दिखाना होता है और बनाया जाता है, और आकार में भी वह बड़ा होता है और रंग में वो चटक होता है। चित्र किए जाते हैं और वह पीछे की वस्तुओं को भी क्रमशः छोटा व हल्के रंगों से चित्रण कार्य किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य है दोस्तों, स्टिल लाइफ में जो आपके सम्मुख जो वस्तुएं आपको दिखेंगी, सामूहिक वस्तुएं रखी जाएंगी, वो जो सामने का जो पास का जो आपके ज़्यादा पास होगा, करीब होगा वस्तु, उसको आकार में बड़ा दिखाया जाएगा, उसके कलर चटक दिखाए जाएंगे, उसके रेखाएं सुदृढ़ या अस्पष्ट दिखाए जाएंगे। जो पीछे की वस्तु होंगी उसके कलर धुंधले दिखाए जाएंगे, रेखाएं टूटी फूटी दिखाए जाएंगे या उसके रंग धुंधले दिखाए जाएंगे, जिससे स्पष्ट होगा कि पास की वस्तुएं दूर की वस्तुएं हैं। अगला है वस्तुओं के समूह को प्रत्यक्ष रखकर चित्रतल संयोजित करके रेखांकन करना वस्तु रेखांकन कहा जाता है। वस्तु रेखांकन में जैसे आपने देख लेंगे, ये बैट है, ये बॉल है,
तो इससे स्पष्ट हो रहा कि बॉल आगे है, बैट पीछे है। अभी हम ये गोला ना करके, पूरा क्लियर ना करके, इस चीज़ को अगर बैट को आगे दिखा देते तो गोला पीछे हो जाता। तो इससे स्पष्ट हो रहा है दृश्य से कि ये बॉल आगे है और ये बैट पीछे। दोनों में संतुलन भी है और दोनों में जो है अस्पष्टता भी है। उसी चीज़ को आगे और दिखाने का प्रयास किया गया है। इसमें जो वस्तु पास की या आगे की बनाई गई हैं, उस आकार में बड़ा व चटक रंगों का प्रयोग किया गया है, चित्रण किया जाता है और पीछे की वस्तुओं को जो है क्रमशः छोटा दिखाया जाता है, हल्का दिखाया जाता है, जैसे दिखाया गया। ये बड़ा पेड़ है, ये बड़ा मकान है, ये आगे का है इसलिए इसे बड़ा दिखाया गया, स्पष्ट दिखाया गया है। पीछे भी है लेकिन स्पष्ट नहीं दिखाया गया है। इसी को कहते हैं स्टिल लाइफ से संबंधित या पास की वस्तुओं को बड़ा दिखाया जाता है, दूर की वस्तुओं को टूटी फूटी रेखाओं में या उसी कलर धुंधले या उसे छोटा दिखाया जाता है। आगे आ जाइए। अब हम समझेंगे रूप के आकार। रूप जो है, रूप क्या कहते हैं? अब बराबर ये आपका है रूप। रूप को फॉर्म भी कहते हैं, अर्थात रूप का संबंध वस्तु की आकृति और रचना से होता है। अर्थात मित्रों, रूप का जो संबंध होता है वो वस्तु की आकृति और रचना से होता है। दूसरी पॉइंट है, रूप वह क्षेत्र या स्थान लेता है जिनका अपना निश्चित आकार या रंग होता है। अर्थात रूप कोई होता है, जैसे आयत हो, वर्ग हो, वह अपना निश्चित स्थान लेता है और निश्चित वो अपना रंग लिए होता। अगला है साधारणता वस्तु की आकृति के रूप कहा जाता है। साधारणता जो है वस्तु की आकृति का रूप कहा जाता है, जैसे वर्ग। वर्ग को ये रूप कहा जाएगा। विचारों की दृश्य से अभिव्यक्त करने में ही रूप का निर्माण कहा जाता है। दोस्तों, विचारों की दृष्टिकोण से अभिव्यक्त करने को ही रूप का निर्माण कहा जाता है। तो रूप दो प्रकार के होते हैं। रूप दो प्रकार के होते हैं। कौन से कौन रूप हैं, आगे पढ़ेंगे। तो रूप दो प्रकार के जो मुख्य रूप से हैं, सम्मित रूप, नियमित रूप या ज्यामितीय रूप। जैसे सम्मित रूप, नियमित रूप और ज्यामितीय रूप, ये कहा गया है आपका जो है, जैसे आयत है, आयत को आप 50-50 करेंगे तो ये आपका जो है सम्मित रूप कहा जाएगा। सम्मित रूप कहा जाएगा, अर्थात दोनों का जो आकार होगा, जो दोनों का रूप होगा, ये समान होगा, सम्मित रूप कहा जाएगा। वर्ग है, वर्ग को भी आप 20 से अगर आप करेंगे, डिवाइड करेंगे, बांटेंगे, तो जो भी भाग आपका फर्स्ट होगा वही भाग सेकंड होगा। त्रिभुज में भी आप बीचों बीच 50-50 करेंगे तो उसका भाग समान होगा। गोले में भी आप इस तरीके से करेंगे, इसका भी। मटके में भी बीचों बीच आप डिवाइड करेंगे तो इसका भी समान होगा। आपका ग्लास है, ग्लास में भी आदि समान, अर्थात ये आपका सम्मित है। अर्थात सम्मित जो है रूप होता है, उसका 50 करने पे उसका जो है उस भाग का समान भाग को सम्मित भाग कहते हैं। यही आपका असम्मित है। असम्मित, असम्मित मीन्स जैसे हाथ है, किसी व्यक्ति हाथ को डिवाइड करेंगे तो दोनों का भाग इधर से आपने डिवाइड किया, ये दोनों असमान हो गए। ये अनियमित रूप होते हैं, मतलब ये नियमित रूप नहीं होते हैं। यहाँ से आप जो है 50 करेंगे तो ये भाग दोनों असमान हो जाएंगे। ये पेड़ होते हैं कि किसी तरफ डालियाँ ज़्यादा होती, किसी तरफ कम होती, किसी तरफ पेड़ का बैलेंस ज़्यादा होता है। इसको भी आप 50 करेंगे तो किसी तरफ कम, किसी तरफ ज़्यादा हो जाएगा। पत्ता भी होता है ठीक उसी। ये असम्मित, अर्थात कहने का तात्पर्य सम्मित वो भाग है जो किसी वस्तु को डिवाइड करने पर 50 से डिवाइड करने पर वो 50 ही उसका शेष भाग हो। असम्मित भाग वो होता है जो किसी 50 से डिवाइड करने पे उसका भाग जो है असमान हो, समान ना हो। जैसे केतली है, अभी केतली को अगर 50 डिवाइड किया जाए
तो एक तरफ भाग जो है उसका रूप समान नहीं होगा, उसके रूप असमान रहेंगे, उसके भिन्न रहेंगे। सम्मित रूप के बारे में जानेंगे। ये वह रूप है अपने शेष आर्द्र भाग 1/2 का विलोम होता है, अर्थात जो पूर्व में बताया गया है, सम्मित वह रूप होता है जो किसी वस्तु के आधे भाग को डिवाइड करने पर उसका विलोम होता है, अर्थात उसका आधा होता है। अगली पॉइंट है, इस प्रकार के आकार को बौद्धिक सृजन कम होता है, अर्थात इस प्रकार के जो आकारों में बौद्धिक सृजनता कम होता है, अर्थात इस चीज़ को बनाने के लिए बहुत आसान होता है, बहुत आसान होता है, अर्थात इस आकार को, दृश्य को बनाने के लिए हम किसी यंत्रों की मदद से आसानी से बना सकते हैं। जैसे आयत, वृत्त, वर्ग, घन, गिलास, त्रिभुज आदि, ये सारी चीज़ें जो आते हैं बहुत आसानी से हम लोग प्रकार स्केल से माध्यम से, गोला प्रकार से आसानी से बना सकते हैं। वहीं असम्मित रूप, असम्मित रूप जो होते हैं ये किसी अन्य यंत्रों के माध्यम से नहीं बनाए जा सकते, ये हाथों के माध्यम से बनाए जाते हैं। ये वे रूप अपने शेष अर्धभागों में मिलते जुलते नहीं होते हैं। इसमें बौद्धिक सृजनता अधिक होती है। इस आकारों को चित्रतल तथा संयोजित कठिन होता है। ये रूप अधिक रुचिकर होते हैं और प्रकृति में इस प्रकार के रूपों को अधिकृत होता है, जैसे हाथ है, पैर है, फूल है, पत्ती है, जीव है, जंतु है, बादल आदि। अर्थात कहने का तात्पर्य है दोस्तों, इस रूप को जो है सृजन करने में बहुत मेहनत की ज़रूरत होती है, बहुत कठिन कार्य होता है, और जिससे असमान जो है उसके रूप तैयार होते हैं डिवाइड करने पर। इसी क्रम में अगला हमारा है रूप के बारे में। रूपों के प्रभाव। दोस्तों, रूपों के जो प्रभाव हैं, प्रभाव के बारे में जानेंगे। नंबर 1 है आयताकार। आयताकार जो रूप होता है उसके जो प्रभाव होते हैं, आयताकार रूप सत्य, एकता, स्थिरता आदि को व्यक्त करता है, जैसे आपका आयत है। दूसरा है त्रिभुजाकार रूप है। तो त्रिभुजाकार रूप जो प्रभाव उत्पन्न करता है किस प्रकार का है, ये अशांति का है, अशांति का, सुरक्षा का और शक्ति का, विकास का, प्रजनन आदि का। जैसे त्रिभुज जो है अशांति का है, सुरक्षा का है, शाश्वत का है, विकास का है, प्रजनन आदि का है त्रिभुज। तीसरा है गोलाकार वृत्त रूप। गोलाकार या वृत्ताकार रूप ब्रह्मांड है, विशालता है, पूर्णता है, गति है आदि। जैसे गोले में ब्रह्मांड को दर्शा दिया गया है। पूरे ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि एक गोला के रूप में दिखा दिया गया, जिसमें सारे लोग विद्वान हैं। इसी क्रम में हमारा अगला चौथा है वर्गाकार। वर्गाकार क्या है दोस्तों? वर्गाकार रूप निराशता, अस्थायित्व, जैसे वर्गाकार जो होता है वो निराशता का है, प्रभाव है और अस्थायित्व का। अंडाकार जो रूप है वो सौंदर्य है, लवण है, सृजन है आदि आते हैं। जैसे आप मानव के मुख को देखेंगे उल्टा करके तो नारियल के जैसे दिखेगा,
अगर वो उस चीज़ को सीधा करके देखेंगे तो अंडाकार जो रूप है, ये नीचे वाला पतला वाला भाग नीचे की तरफ करेंगे तो मानव के मुख के आकृति के रूप में आपको दिखाई देगा। वहीं अगला है विलोम त्रिभुज। विलोम त्रिभुज को हम कह सकते हैं, त्रिभुज जो होता है उसका उल्टा होता है, उसी को विलोम त्रिभुज कहते हैं। विलोम त्रिभुज जो है अशांति और लिप्तता, जैसे कोई चीज़ लुप्त हो रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारे अगले आने वाले वीडियो जो है वर्ण पे है, रंग पे है, रेखा पे है। रेखा पे हमारा वीडियो आज का हो गया, रूप या आकार पे है। तो इसी क्रम में हम बारी बारी जो है 6 तत्वों को पढ़ेंगे। कला के भारतीय चित्रकला के जो 6 तत्व हैं, आज रेखा का जो है नंबर 1 जो तत्व था रेखा, ये समाप्त हो गया। दूसरा हमारा है रूप है, जिसे आकार के नाम से भी जानते हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग रूप के बारे में अध्ययन करेंगे, रूप क्या है, आकार क्या है। उसके लिए आप लोग चैनल को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे, जिससे हमारा पुनः वीडियो आपको प्राप्त हो सके। आप सभी को क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।